स्टार्ट। हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का लाइव सेशन में। चलिए फटाफट आ जाइए। कैसे हैं आप सब लोग, ये बता दीजिए। चलिए आ जाइए फटाफट। स्टार्ट हो गया है ना सेशन। चलिए एक बार आ जाइए, फिर हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। कमेंट क्यों नहीं आ रहा इसमें? एक बार थोड़ा वेट कर लेते हैं, कुछ बच्चे आ जाएं, फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट नहीं हुई है, कोई नहीं, वेट कर लेते हैं 1-2 मिनट और। चलिए ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। आ जाइए ताकि हम क्लास स्टार्ट करें। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आ जाओ भैया, आ जाओ फटाफट। मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप सभी कैसे हैं ये बता दो। तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने होमवर्क कर लिया होगा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा। मैं बहुत बढ़िया हूँ। होमवर्क कर लिया आप लोगों ने? होमवर्क किया होगा, आपको आइडिया लग गया होगा कि होमवर्क में क्वेश्चन कैसे हैं। चलिए बहुत बढ़िया। 10वां क्वेश्चन नहीं बना, कोई बात नहीं, तो मैं यहाँ पे हूँ ना। 10वां क्वेश्चन नहीं बना तो टेंशन किस बात की है, मैं हूँ। क्वेश्चन अगर नहीं बनेगा तो मैं जिंदा हूँ यार, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? आपके लिए मैं बैठा हूँ, जिंदा हूँ अभी मैं। जब तक मैं पढ़ाऊंगा तब तक आपका सब्जेक्ट खराब नहीं होने दूंगा मैं, डोंट वरी, ठीक है। चलिए, अच्छा कोई ऐसा है जिसके सारे क्वेश्चन बन गए हों? क्योंकि मुझे ये उम्मीद है कि सारे बन जाने चाहिए। हाँ, मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन बन जाने चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 1, इसको मैं 1 लिख लेता हूं। निम्नलिखित अभिक्रिया में अभिकर्मक आर है। चलो बताओ इसका आंसर क्या आएगा। नीट यूजी 2021, मतलब अभी 2 साल पहले ही, ज्यादा लेट की बात नहीं है, बहुत ज्यादा पहले की बात नहीं, अभी अभी। क्या आंसर आएगा? ये तो डाइएजोनियम बन रहा है।
डाइएजोनियम से यहां जाना, क्या करें, आंसर क्या आएगा, बहुत बढ़िया, आंसर क्या आएगा, एथेनॉल। हो जाएगा, आगे बढ़ जाऊं, आगे बढ़ जाऊं, डाइएजोनियम पे एथेनॉल की क्रिया करवाएंगे तो N2 हट जाएगा, उसकी जगह क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। चलो बहुत बढ़िया। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर डाइएजोनियम है, इस डाइएजोनियम पे Cu2Br2। चलो पहले तो मुझे बताओ कि ये पहला क्रियाकारक जो है Cu2Br2 HBr क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये क्या बनाएगा, ये ब्रोमोबेंजीन बनाएगा, बताया था आपको। तो सबसे पहले Cu2Br2 HBr इसकी क्रिया से क्या बनता है, ब्रोमोबेंजीन, सही है। अगला दे रखा है Mg ड्राई ईथर। चलो मुझे लाइव चैट में ये बता दो कि कल मैंने इसके बारे में कुछ आपको बताया था, बताया था, मैंने क्या बताया था कि मैग्नीशियम जो होगा वो इस एरोमेटिक हैलाइड के साथ में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाएगा। क्या बनाएगा, ग्रिग्नार्ड। क्या करेगा ये मैग्नीशियम जो होगा वो RBr बेंजीन और Br के बीच में इंसर्ट हो जाएगा, बीच में घुस जाएगा, ये इन दोनों के बीच में घुस जाएगा, ग्रिग्नार्ड बन जाएगा। ये लो, ये आ गया MgBr, ग्रिग्नार्ड बन गया। ये क्या बन गया भैया, ग्रिग्नार्ड बन गया। ये ग्रिग्नार्ड के बनने की अभिक्रिया किसमें पढ़ी है आपने, पता है आपको? अगर किसी को लग रहा हो कि सर ये तो रिएक्शन हमने नहीं पढ़ी, तो मैं बता दूं ये मैंने पढ़ाई भी नहीं है। ये रिएक्शन आपको शायद सर जो गए हैं वो पढ़ा करके गए होंगे। ये हेलो एल्केन और हेलो एरिन चैप्टर में आता है। हेलो एल्केन और हेलो एरिन चैप्टर के अंदर ग्रिग्नार्ड बनाने की जो विधि है उसमें आता है, ये याद आ रहा है। चलो, और अब इसकी क्रिया किससे करा रहे हो, पानी के साथ। बहुत बढ़िया, पानी के साथ करा रहे हैं इसकी क्रिया। पानी के साथ करने पर अब क्या होगा, कौन बताएगा मुझे? पानी के साथ इसकी अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा, क्या बनेगा, इसका आंसर क्या आएगा? आंसर इसका आएगा फर्स्ट। क्या आएगा इसका आंसर? फर्स्ट। ऐसा क्यों? चलो देखते। मैग्नीशियम पे +2 है, Br पे माइनस है, और इस बेंजीन पर भी क्या है, माइनस। +2 -1 -1, ठीक है। एक बात ध्यान रखना बेटा, एक बात ध्यान रखना कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जो होता है, अब आपको मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूं, सुन लो। एक बात ध्यान रखना बेटा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक दो प्रकार के अभिकर्मकों का कार्य करता है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक दो अभिकर्मकों की तरह कार्य करता है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक एक तो क्षार की तरह कार्य करेगा, और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक एक नाभिक स्नेही का कार्य करेगा। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्षार की तरह भी कार्य करता है, और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक नाभिक स्नेही का कार्य भी करता है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के अंदर ये जो R- समूह है, ये जो R- समूह है, ये क्षार की भांति भी कार्य करता है, और ये नाभिक स्नेही की भांति भी कार्य करता है बेटा। ये दोनों की भांति कार्य करता है। हमेशा ध्यान रखना, ये क्षार और नाभिक स्नेही दोनों की भांति कार्य करता है। यदि किसी भी क्षार को अपने सामने H+ दिख जाएगा तो वो सबसे पहले H+ को बाहर निकालेगा। हमेशा एक बात ध्यान रखना, अगर आपको कहीं पर भी सबसे पहले अम्ल क्षार दिखाई दे जाए तो सबसे पहले क्षार की अभिक्रिया अम्ल से ही करवानी है। मतलब कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्षार की तरह पहले काम करेगा और बाद में नाभिक स्नेही की तरह काम करेगा। ध्यान रखना, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्षारीय प्रवृत्ति पहले आएगी और उसके बाद कौन सी प्रवृत्ति आएगी? नाभिक स्नेही प्रवृत्ति। हमेशा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्षारीय प्रवृत्ति पहले होती है और उसके बाद नाभिक स्नेही वाली प्रवृत्ति होती है। इसका मतलब यहां पे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जो है ये R-, ये देखो, ये रहा R-, ये रहा R-,
ये क्षार की भांति कार्य करेगा। किसकी भांति? क्षार की भांति। क्षार किसको निकालेगा? सामने वाले से H प्लस निकालेगा। क्या निकालेगा? H प्लस। मतलब कि ये क्षार है ये यहां से H प्लस ले जाएगा। मतलब कि बेंजीन जो है ये बेंजीन का जो माइनस है ये बेंजीन का माइनस किससे जाके लग जाएगा? H प्लस से। तो ये माइनस H प्लस से लग जाएगा तो क्या बन जाएगा? बेंजीन बन जाएगा। और साथ में क्या निकलेगा? साथ में क्या निकलेगा? साथ में ये रहा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम पे एक तो लगा हुआ है Br और यहां से क्या आ जाएगा? OH माइनस, दूसरा आ जाएगा OH। इस तरह से बेटा आपको सॉल्व करना। आंसर आ जाएगा इसका A। क्या आ जाएगा? A। क्लियर? अच्छा, अब मुझे थोड़ा ये बता दो कि क्या आपको ये पता है कि एक क्षार की भांति व्यवहार पहले क्यों प्रदर्शित करता है? चलो, आपको ये तो सर ने बताया होगा कि ये क्षार की भांति ज्यादा व्यवहार प्रदर्शित करेगा और बाद में करेगा अम्ल की भांति। लेकिन कोई मुझे बताएगा इसका कारण सर ने क्या बताया है? क्या है इसका कारण? कौन बताएगा? कौन बताएगा? ये बताया होगा या ये नहीं बताया? ये नहीं बताया। ये कौन बताएगा? ये मैं बताऊंगा। ऐसा थोड़ी ना है कि आज सर को मजा आ रहा है तो आज सर की तरह ज्यादा व्यवहार करा दिया, कल नाभि किसने की तरह ज्यादा करा दिया, परसों दोनों की तरह बराबर करा दिया। कुछ ना कुछ कारण तो होगा ना। क्षार की तरह ये ज्यादा व्यवहार प्रदर्शित करता है, उसका कुछ ना कुछ कारण तो होगा ना। क्या कारण है ये? इसका कारण ये है क्योंकि अम्ल क्षार अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा। सर ये क्या बता रहे हो आप? हम तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आप तो फिजिकल केमिस्ट्री के काइनेटिक्स चैप्टर में चले गए। हाँ बेटा, ऐसे ही होता है। जब आपको सब्जेक्ट की अच्छी समझ हो ना तो सारे सब्जेक्ट मिक्स करके फिर कॉन्सेप्ट बनता है। क्योंकि अम्ल क्षार अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी अन्य अभिक्रियाओं की तुलना में, अन्य अभिक्रिया की तुलना में कम होती है। और जिसकी सक्रियण ऊर्जा कम होगी उसकी अभिक्रिया अत्यंत तीव्र गति से होगी। इसीलिए क्षार जब भी आपको दिखाई दे तो वो पहले अम्ल से H प्लस निकाल देगा, क्योंकि उसकी सक्रियण ऊर्जा क्या होगी? उसकी सक्रियण ऊर्जा अन्य अभिक्रियाओं की तुलना में कम होती है। और जिसकी सक्रियण ऊर्जा कम होगी ना वो बहुत तीव्र गति से होती है। समझ में आया? यहां तक की बात क्लियर? अब बताओ, आया मजा? आया मजा? ये होता है कॉन्सेप्ट। ऐसे होता है कॉन्सेप्ट क्लियर। कॉन्सेप्ट ऐसे क्लियर नहीं होता कि सर क्षार की अभिक्रिया पहले होगी नाभिक किसने से। लेकिन थोड़ा ये तो सोचो कि इसको क्या मजा आ रहा है कि क्षार और अम्ल की अभिक्रिया पहले ही होती है हमेशा। थोड़ा सोचो, हमेशा ऐसा क्यों होता है कि यार हमेशा सर अम्ल क्षार की अभिक्रिया को पहले करवा देते हैं? थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो सोचने पर जवाब मिलेगा कि सक्रियण ऊर्जा क्या होती है? कम होती है। चलो आगे की बात करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर 4 नाइट्रोटोलुइन। बहुत बढ़िया। 4 नाइट्रोटोलुइन से 2 ब्रोमोटोलुइन। ये 4 नाइट्रोटोलुइन, इसको बोलते बेटा 4 नाइट्रोटोलुइन। ठीक है, यहां से हमको क्या बनाना है? 2 ब्रोमोटोलुइन। 2 ब्रोमोटोलुइन बनाना है। ये कर लिया होगा मेरे ख्याल से। 2 ब्रोमोटोलुइन बनाना है। कैसे करेंगे? कौन बताएगा? सबसे पहले करा दो ब्रोमीनीकरण। सबसे पहले क्या करा दो? ब्रोमीनीकरण। ब्रोमीनीकरण में क्या होता है आपको मैं बता चुका हूं। CH3+ उत्पन्न करता है। NO2 जो है वो -M करता है। -M मतलब कि विसक्रियणकारी,
ये तो हो गया विसक्रियणकारी और ये हो गया सक्रियणकारी। सक्रियणकारी चाहता है कि ऑर्थो और पैरा पर आंसर आए और विसक्रियणकारी चाहता है कि मेटा पर आए। तो विसक्रियणकारी की मेटा पर भी आंसर हो जाएगा और सक्रियणकारी की ऑर्थो पर भी आंसर हो जाएगा। मतलब कि जब भी आप इसका ब्रोमिनीकरण कराओगे तो सक्रियणकारी के लिए तो ऑर्थो पे आंसर आ जाएगा और विसक्रियणकारी के लिए मेटा पर आंसर आ जाएगा। दोनों को संतुष्ट कर दिया आपने विसक्रियणकारी के लिए मेटा पर आंसर भी संतुष्ट कर दिया और सक्रियणकारी के लिए ऑर्थो पर भी आंसर संतुष्ट कर दिया, दोनों को संतुष्ट कर दिया। अब ब्रोमिनीकरण करने के बाद में अब हम करेंगे क्या? अपचयन। अपचयन कौन करता है? अपचयन करता है टीन और HCl। ये टीन और HCl, जैसे आप इसका अपचयन करेंगे तो ये बन जाएगा एमीन, मतलब कि एनिलीन। यहां आ जाएगा Br, यहां आ जाएगा CH3। और अपचयन के बाद में हमको करना है HNO2 के साथ अभिक्रिया। ये लो भैया, HNO2 के साथ अभिक्रिया कर ली। HNO2 के साथ अभिक्रिया करोगे तो ये NH2 बदल जाएगा किसमें? N2+Cl- में। और एक बार अगर ये N2+Cl- में बदल गया तो फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे? H3PO2 से क्रिया करवाएंगे पानी की उपस्थिति में। जो N2+Cl- होगा उसकी जगह यहां पे क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन आ जाएगा। मतलब कि अगर आपको ये 2-ब्रोमोटोलुइन बनाना है तो इसकी क्रिया पहले HNO2 से कराओ, डायएजोनियम लवण बनाओ, उसके बाद में H3PO2 वाटर के साथ रिएक्शन कराओ तो N2+ हट जाएगा, उसकी जगह हाइड्रोजन आ जाएगा। यहां तक की बात क्लियर? यहां तक की बात क्लियर? यहां तक की बात क्लियर? चलो आगे बढ़ जाए। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का आंसर बता दो। ये तो हो गया होगा मेरे ख्याल से, ये तो हो गया होगा। फिनोल बनाना है। फिनोल कब बनेगा? फिनोल कब बनेगा? जब यहां पे क्या होगा? डाइएजोनियम। ये बेंजीन डायजोनियम होगा तो यहां फिनोल बनेगा ना, पानी के साथ क्रिया करके। अच्छा, बेंजीन डायजोनियम बन गया। अच्छा, किसकी? HNO2 के साथ क्रिया करेंगे तो बेंजीन डायजोनियम बनेगा, एमीन की। इसका मतलब एनिलिन की। इसका मतलब बी की जगह एनिलिन कर दो, एनिलिन पे HNO2 क्रिया करेगा तो डायजोनियम लवण बनेगा। और ये एनिलिन किसके अपचयन से बनता है? नाइट्रोबेंजीन। ये नाइट्रोबेंजीन आएगा, नाइट्रोबेंजीन। मतलब कि यहां पे नाइट्रोबेंजीन आएगा, ये रहा नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन के बाद ये क्या? एनिलिन, तो ये आ जाएगा एनिलिन। और ये क्या है? एजो कंपाउंड। इस तरह से, ठीक है? यहां तक की बात क्लियर? आंसर आ जाएगा सेकंड। समझ में आ गया? क्लियर? बेटा आप मुझे बस इतना सा बताओ कि आपको मेरी क्लास समझ में आ रही है? क्लास समझ में आ रही है आपको? समझ में आ रहा है? टॉपिक की कॉन्सेप्ट समझ में आ रही है आपको? चलो बहुत बढ़िया। टोलेन अभिकर्मक को अपचयित नहीं करता। चलो, टोलेन अभिकर्मक, टोलेन अभिकर्मक को अपचयित कौन नहीं करता और कौन करता? ध्यान रखना बेटा, एलिफेटिक एल्डिहाइड जो होते हैं, याद रखना, मैं आपको बता देता हूं, याद रखना, एलिफेटिक एल्डिहाइड टोलिन को अपचयित करते हैं। इसका आंसर क्या आएगा पहले तो ये बता दो, पहले तो ये बता दो इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर क्या आएगा ये बता दो, बस मुझे पहले एक बार आंसर तो बता दो। निम्नलिखित में से कौन टोलिन अभिकर्मक को अपचयित नहीं करता? इसका आंसर क्या आएगा? आंसर 4 आएगा या 3rd आएगा? आंसर 4 आएगा या 3rd आएगा? आंसर इसका आएगा 4। क्या आएगा? 4 आएगा। अब मैं आपको बता देता हूं, टोलिन अभिकर्मक एल्डिहाइड के द्वारा अपचयित होता है, एलिफेटिक, लेकिन ध्यान रखना टोलिन अभिकर्मक एरोमेटिक
एल्डिहाइड के द्वारा अपचयित नहीं होता। एरोमेटिक एल्डिहाइड अपचयित नहीं करता, मतलब कि अगर एल्डिहाइड ऐसा आ जाए ना एरोमेटिक, ये नहीं करता। और HCOOH फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड जो होता है ये भी अपचयित करता है, याद रखना बेटा, ये भी अपचयित करता है, ये भी अपचयित करता है, फॉर्मिक एसिड भी अपचयित करता है, एलिफेटिक एल्डिहाइड भी करता है। और यहां पे जो कंपाउंड दे रखा है CH3COCH2OH, ये भी टोलेन अभिकर्मक को अपचयित करता है। टोलेन अभिकर्मक क्या होता है? जिसमें सिल्वर पे प्लस एक चार्ज हो। टोलेन अभिकर्मक में सिल्वर पे क्या होता है? सिल्वर पे +1 चार्ज होता है। ये टोलेन अभिकर्मक को अपचयित करेगा। सिल्वर का अपचयन हो जाएगा, सिल्वर में रजत दर्पण आएगा, ये करेगा अपचयन। और इसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण। इसका ऑक्सीकरण किसमें होगा? CH3COCOOH। ये जो 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण हो जाएगा COOH में। ठीक है, ध्यान रखना, इसका हो जाएगा ऑक्सीकरण और Ag+ जो इसका हो जाएगा अपचयन। इसका मतलब ये भी रिड्यूस करता है, ये भी अपचयित करता है, ये भी अपचयित करता है, ये भी करता है, केवल एमीन अपचयित नहीं करता। यहां तक की बात क्लियर? आगे बढ़ जाए। टेस्ट सिलेबस ये है, जहां तक पढ़ा है वहां तक आएगा पूरा, जहां तक पढ़ाया गया है वहां तक पूरा आएगा। ठीक है, ये मेरे ख्याल से हो गया था क्वेश्चन। चल ये बता दो, एरोमेटिक नाइट्राइल किसके द्वारा निर्मित नहीं किया जाता? इसका आंसर क्या आएगा? एरोमेटिक नाइट्राइल किसके द्वारा निर्मित नहीं किया जाता? इसका आंसर आएगा फर्स्ट। फर्स्ट आएगा इसका आंसर। क्यों? अरे यार, मैंने आपको कल ही बताया था, इसको बोलते हैं ARX। अगर आपको याद हो तो मैंने कल ही एक बात बताई थी आपको, गैब्रियल थैलेमाइड के अंदर भी मैंने ये बात बताई थी। अगर किसी को याद हो तो गैब्रियल थैलेमाइड में मैंने एक बात बताई थी कि ये जो लोन पेयर होता है ये रेजोनेंस करता है। क्या करता है लोन पेयर? रेजोनेंस। अगर ये रेजोनेंस करेगा तो यहां पे आएगा आंशिक द्विबंध। क्या आएगा यहां पे? आंशिक द्विबंध आएगा। और यहां पर क्योंकि आंशिक द्विबंध आ गया तो इस अभिक्रिया में प्रतिस्थापन नहीं होता। याद आ रहा है आपको? यहां पर ना तो SN1 होगी ना SN2 होगी, किसी प्रकार का कोई प्रतिस्थापन यहां पर नहीं होगा क्योंकि यहां पर आंशिक द्विबंध है। द्विबंध एकल बंध की तुलना में ज्यादा मजबूत है, इसीलिए ये वाला बंध टूटेगा नहीं। और अगर ये वाला बंध नहीं टूटेगा तो कभी भी साइनाइड जो होगा वो उस हैलोजन को प्रतिस्थापित नहीं करेगा। तो साइनाइड जब इसको प्रतिस्थापित करेगा तभी तो बनेगा ArCN। भाई ArCN कब बनेगा ये बताओ, आप मुझे बताओ। ArCN कब बनेगा? जब ArX की क्रिया KCN से करवाओगे तो जब CN इस X को हटाएगा, जब CN इस X को हटाएगा तभी तो ArCN बनेगा। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि ये CN जो है ये इस X को हटाएगा ही क्यों? जब यहां पे आंशिक द्विबंध है तो आंशिक द्विबंध आसानी से टूटेगा नहीं। इसका मतलब CN जो होगा वो X को यहां से नहीं हटाएगा, क्रिया नहीं होगी। चलो ये इसकी, अच्छा ये तो क्वेश्चन कर लिया मेरे ख्याल से, हो गया ना? हो गया। हाँ, ये बता दो, चलो ये क्वेश्चन बता दो। वो एमीन जो कि हिंसबर्ग अभिकर्मक से अभिक्रिया करके क्षार में अघुलनशील उत्पाद देती है, ये आ चुका है 2019 में, नीट 2019 उड़ीसा में आ चुका है। बताओ पूरा सिलेबस नहीं, अभी तक जितना पढ़ाया है मैंने, जितना पढ़ाया वही आएगा। पूरा सिलेबस नहीं आएगा, अभी तक मैंने जितना पढ़ाया वही आएगा।
चलो ये कौन सी है, ये 2 डिग्री एमिन है। ये कौन सी है, ये 3 डिग्री एमिन है। ये कौन सी है, ये 1 डिग्री एमिन है। ये कौन सी है, ये भी 1 डिग्री एमिन है। ध्यान रखना 1 डिग्री एमिन क्षार में घुलनशील लवण बनाती है, 2 डिग्री एमिन क्षार में अघुलनशील लवण बनाती है। ये अघुलनशील उत्पाद देती है 2 डिग्री। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखिए। नाइट्रोजन युक्त एरोमेटिक यौगिक 3 HCl से क्रिया करके, और यार ये तो मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कि 3 HCl से क्रिया मतलब कि ये कुछ नाइट्रो NO2 होना चाहिए। यहाँ पे NO2 का आप चयन करोगे तो NH2 बनेगा। उस NH2 की HNO2 से क्रिया कराओगे तो डाईएजोनियम बनेगा, और डाईएजोनियम जो है उसकी क्रिया फिनोल से करवाओगे तो रंजक बनेगा, ऑरेंज डाई बनेगी। चलो तो ये रहा नाइट्रोबेंजीन। इस नाइट्रोबेंजीन की क्रिया हमने करा दी SnHCl, अपचयन करा दिया। ये लो भैया, ये अपचयन हो गया, ये A यौगिक हो गया। ठीक है, ये B यौगिक हो गया। ठीक है, B यौगिक की HNO2 से क्रिया करने पर, अच्छा ये एक यौगिक A, ठीक है, A यौगिक की क्रिया करा दी B से, B की क्रिया करने के पश्चात HNO2 से, अच्छा यहां पर HNO2 से क्रिया भी आएगी। ठीक है, अब इसकी हम HNO2 से क्रिया करा रहे हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है इसकी HNO2 से क्रिया कराई तो क्या बनता है, B बनता है। ये लो भैया ये B, और B की क्रिया आप किससे करा रहे हो, फिनोल से। फिनोल से क्रिया करा रहे हैं तो क्या बनता है, C बनता है। ठीक है, तो बस HNO2 से क्रिया करा दो, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ये N2 प्लस Cl माइनस, और N2 प्लस Cl माइनस मैंने बताया था फिनोल की पैरा स्थिति पर, फिनोल की पैरा स्थिति पर ये आंसर आएगा। फिनोल इसकी पैरा स्थिति पर N डबल बॉन्ड N, ये आ गया बेंजीन। पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, ऑरेंज डाई बनती है। आंसर क्या आ जाएगा, 4th। यौगिक A क्या होगा, 4th आंसर आ जाएगा। इसका आंसर 4 आ जाएगा, क्योंकि इस A वाले की क्रिया अगर मैं SnCl से कराऊंगा, इससे अपचयन होगा, ये बनेगा। इसकी HN2 से कराओगे B बनेगा डायजोनियम, इसकी क्रिया कराओगे एजो यौगिक बनेगा। ठीक है, इसका बता दो, निम्नलिखित अभिक्रिया किस नाम से जानी जाती है। टेस्ट में एमीन चैप्टर आएगा, ठीक है। निम्नलिखित अभिक्रिया किस नाम से जानी जाती है, वेरी गुड, शॉर्टन बोमान, वेरी गुड, शॉर्टन बोमान। मैंने करवाया था आपको शॉर्टन बोमान, है ना। हो गए, बस इतने ही थे क्वेश्चन। अच्छा एक क्वेश्चन ये भी था, ये देखो, निम्नलिखित अभिक्रिया में उत्पाद है, इसका आंसर बता दो। क्या इसका आंसर, निम्नलिखित अभिक्रिया में उत्पाद क्या है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश। बताया था ना मैंने आपको, पैरा एमिनो एजोबेंजीन। इसका रंग कैसा होता है, पीला, ये पीला रंजक है, कपलिंग रिएक्शन। ये AIPMT 2014 में आया, देखो ऐसा फुद्दू सा क्वेश्चन ये आया है। ठीक है, सबसे अधिक स्थायी बताओ। अच्छा, सबसे अधिक स्थायी का मतलब ये 0 से 5 डिग्री के बीच में बोल रहा है। स्थायी का मतलब 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे ही पूछ रहा है। सबसे अधिक स्थायी कौन है बताओ, इसमें से कौन है सबसे ज्यादा स्थायी। एलिफेटिक नहीं, एलिफेटिक तो स्थायी नहीं होते हैं। बेंजीन डाई, हाँ सेकंड इज करेक्ट, ये तो स्थायी नहीं होते हैं, सेकंड करेक्ट है। ये भी एलिफेटिक है, एलिफेटिक स्थायी होते नहीं है। और ये वाला भी क्या है, ये भी एलिफेटिक स्थायी नहीं है। आंसर सेकंड आ जाएगा। ये 2014 में, ये फुद्दू सा क्वेश्चन 2014 में आया। देखो ये फुद्दू सा क्वेश्चन 2014 में आया। बस फिनिश,
ओके फाइन। अब बताओ मुझे, आपसे क्वेश्चन हो रहे या नहीं हो रहे हैं? क्वेश्चन हो रहे हैं या नहीं हो रहे? अब आज का होमवर्क मैं आपको बता देता हूं। अच्छा, ऐसा कोई बालक है जिसने सारे क्वेश्चन सही कर लिए हो? ऐसा कोई बालक है जिसने सारे क्वेश्चन सही कर लिए हो रहे हैं? ठीक है। ऐसा कोई बालक जिसने सारे क्वेश्चन कर लिए हो? चलिए, बहुत अच्छी बात है। मेरे सर हो रहे हैं। यस सर, मेरे हो रहे हैं। वेरी गुड यार, वेरी गुड। ठीक है, एक गलत हो गया सर। ठीक है, एक तो चलता है यार, एक आधा चलता है। 45 क्वेश्चन आ जाए एग्जाम के अंदर, 45 में से अगर एक गलत हो जाए चल जाएगा। 45 में से 44 आ जाए तो दिक्कत नहीं है। 45 में से 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन ही आ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं आगे बढ़ने से पहले। चैप्टर अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप मुझे एक बात बताओ, आप लोगों को कोई मॉड्यूल मिला हुआ है क्या? ये बता दो। डाउट नट से आपको कोई मॉड्यूल मिला हुआ है क्या? डाउट नट से आपको कोई मॉड्यूल मिला हुआ है क्या? क्योंकि मुझे भी कल ही पता चला है कि आप लोगों के पास कोई मॉड्यूल भी है। मुझे भी कल ही पता चला कि आप लोगों के पास कोई मॉड्यूल है। तो अगर बेटा आप लोगों के पास मॉड्यूल है तो मुझे कब बताओगे आप लोग? कब बताओगे मुझे आप? हैं? कब बताओगे आप लोग मुझे मॉड्यूल आपके पास है? सॉल्व करना है नहीं करना? एक एक क्वेश्चन मॉड्यूल का चकाचक टकाटक बिल्कुल एकदम फिक्स हो जाना चाहिए दिमाग में। मॉड्यूल के क्वेश्चन तब होंगे ना जब आप मुझे बताओगे कि मॉड्यूल आपको मिला हुआ, उसके अंदर क्वेश्चन कैसे हैं वो मैं देखूंगा, तब जाकर के मैं आपको बताऊंगा भैया ये थ्योरी है जो हमको पढ़नी पड़ेगी। मुझे कब बताओगे आप लोग? हैं? अब आप सुनो, आपका जो मॉड्यूल है उस मॉड्यूल के अंदर अब मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। अब आपके मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। मैं जो बोलूं आपको वही करना है। ठीक है, क्लियर? आपको मैं जो बोलूं आपको वही करना है। मॉड्यूल के अंदर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, अब मैं आपको जो बोल रहा हूं आपको वो काम करना है। मैं बता रहा हूं, इधर देखो, सब लोग इधर देखें, सब लोग इधर देखें। मॉड्यूल के अंदर एक चैप्टर है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। आपको उस चैप्टर के अंदर जाना है। उस चैप्टर के अंदर जा करके मैं आपको जो जो क्वेश्चन बोल रहा हूं वो आपको आज जाते ही करने हैं। आपके एक बार में हो जाएंगे बेटा। ठीक है, मैं आपको बताता हूं आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। आपको क्वेश्चन नंबर मैं बता देता हूं। क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, एक्सरसाइज 1 में, एक्सरसाइज 1 के मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये क्वेश्चन आपको करने। ठीक है, 9th क्वेश्चन आपको अभी नहीं करना है। मॉड्यूल के अंदर एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन 1 to 8 आपको करने हैं। 9th क्वेश्चन आपको नहीं करना है। 10th क्वेश्चन आपको करना है। 11th क्वेश्चन अभी आपको नहीं करना है। फिर आपको 12th क्वेश्चन करना है, 13 करना है, 14 करना है, 15 करना है, 16 आपको नहीं करना है। थ्योरी जब पढ़ाएंगे तब करना। ठीक है, 17 आपको करना है, 18 आपको करना है, 19 आपको करना है, 20th क्वेश्चन मॉड्यूल का आपको नहीं करना है। ठीक है, अच्छा, और इसमें रहा क्वेश्चन नंबर 1, 6 और 19। ये आपको मैं करवाऊंगा, ये मैं करवाऊंगा, टीचर करवाएगा आपको, ये मैं करवाऊंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको मैं करवाऊंगा। ठीक है, अब देख लो, ये क्वेश्चन आपको करने हैं, जो नहीं करने उस पे मैंने क्रॉस मार दिया है, और जो क्वेश्चन इसमें से मुझे करवाने हैं वो मैंने आपको लिखवा दिए। ठीक है, पेज नंबर इसमें आई थिंक पेज नंबर क्या है मुझे देखना पड़ेगा, मुझे भी याद नहीं है पेज नंबर। कोई पेज नंबर बता दो यार, कोई पेज नंबर बता दो। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड का पेज नंबर कौन सा है? मुझे भी याद नहीं है। पेज नंबर किसी को याद है?
नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड वाले का पेज नंबर क्या है, किसी को याद है क्या? एक्सरसाइज 1 किस पे इसकी? पेज नंबर कोई 412 लिख रहा है, कोई 189 लिख रहा है। अरे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जो है बेटा, उसकी एक्सरसाइज 1 का पेज नंबर बताओ जल्दी से, समय की बर्बादी ना करें। पेज नंबर 412। ओके ओके, पेज नंबर 412, थैंक यू सो मच। पेज नंबर 412 पे मिल जाएगा ये। कई बच्चों ने मुझे बोला है पेज नंबर 412। सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ये क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 1, 6 और 19 ये आपको मैं करवाऊंगा बेटा, ठीक है? क्लियर? यहां तक की बात क्लियर? क्लियर? यहां तक की बात क्लियर? चलो अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या है वो देख लेते हैं। आ जाओ, मुझे भी पेज नंबर ढूंढना ही पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन तो मुझे भी करवाना ही है। ठीक है, ये रहा 412 आपने बोला है, अच्छी बात है। 412 पेज नंबर 412। चलो चैप्टर पे जाने से पहले मैं एक बार आपको क्वेश्चन बताया तो, आइसोसाइनाइड का जल अपघटन, इस पे आधारित पहला क्वेश्चन है, वो बताता हूं एक बार मैं आपको, ताकि आपसे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, जब भी आप आइसोसाइनाइड का जल अपघटन करेंगे बेटा, ठीक है, पानी के 2 अणु लेते हैं आइसोसाइनाइड के जल अपघटन के लिए। इससे एक तो बनता है RnH2 और एक बनता है बेटा फॉर्मिक एसिड। ये आपको ध्यान रखना है। वैसे इसकी क्रियाविधि भी है, लेकिन फिलहाल हमारे पास इतना समय नहीं है कि मैं आपको क्रियाविधि बता पाऊं, लेकिन इसकी क्रियाविधि भी होती है। क्रियाविधि के थ्रू भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान क्रियाविधि। ठीक है, नाइट्रोजन पे प्लस आता है, कार्बन पे माइनस आता है, कार्बन का माइनस जो होगा, माइनस वाला हाइड्रोजन के प्लस को ले जाएगा तो यहाँ पे CH हो जाएगा। फिर जो बच गया OH माइनस, वो फिर से कार्बन पे आएगा, नाइट्रोजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूट्रल। तो क्रियाविधि है, ऐसी बात नहीं है ना, क्रियाविधि है, लेकिन अभी जरूरत नहीं है हमको। तो एक तो ये ध्यान रखना, क्वेश्चन 1 हो जाएगा आपसे। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर मैंने आपसे कौन सा बोला था जो मैं बताऊंगा? क्वेश्चन नंबर क्या था जिसके लिए मैंने आपसे बोला था? क्वेश्चन नंबर 6 और 19। चलो क्वेश्चन नंबर 6 में बताता हूं, मेंडियस अभिक्रिया। ठीक है, मेंडियस अभिक्रिया क्या है ये मैं आपको बताता हूं। मेंडियस अभिक्रिया, ठीक है, मेंडियस अभिक्रिया में क्या होता है बेटा? साइनाइड का हम करते हैं अपचयन। साइनाइड का क्या करते हैं? अपचयन करते हैं। किसकी उपस्थिति में? क्षार धातु और C2H5OH की उपस्थिति में। और जब भी आप इसका अपचयन करोगे तो क्या बनेगा? RCH2NH2। ये हो जाएगा मेंडियस अभिक्रिया, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, और एक क्वेश्चन था 19 क्वेश्चन आपको मुझे बताना है, वो भी मैं बताता हूँ। 19 क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन। यहां तक की बात क्लियर? लिख लो इसको फटाफट, फिर मैं आपको 19 का आंसर भी बताता हूं। मैं आपको 19 का आंसर भी बताता हूं, ठीक है बेटा? चलिए 19 बताता हूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 19 जो है बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। 19 क्या है इधर देखना सब लोग। अब नाइनटीन में पहला अभिकर्मक क्या दे रखा है? KOH। बताओ सबसे पहले हम क्या करें? अरे भैया इतने कमेंट क्यों कर रहे हो यार? हाँ, जहां पे केजे सर छोड़े थे बेटा मैं वहीं से पढ़ाऊंगा, ठीक है? सर कहाँ है मॉड्यूल? अरे आप लोगों को डाउटनेट ने मॉड्यूल दिया होगा ना आपको। हाँ, सबसे पहले क्या होगा इन दोनों के बीच में? अम्ल क्षार क्रिया होगी, प्लस माइनस। हाइड्रोजन प्लस किससे मिलेगा? OH माइनस से। क्या निकलेगा? पानी। तो क्या बन गया देखो, पहले तो ये बन गया, ये तो आप बना लोगे मेरे ख्याल से, N पे माइनस और K पे
प्लस। चलो बन गया ये। अब दूसरा अभिकर्मक बताओ मुझे क्या है। दूसरा अभिकर्मक ये दे रखा है बेटा, BrCH2CH2F। चलो अब मुझे बताओ कि यहां पर होगी SN2 अभिक्रिया। मैं बता चुका हूं, गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया के अंदर हम पढ़ चुके हैं। ये कौन सी अभिक्रिया है? गैब्रियल थैलेमाइड। उसमें मैं आपको बता चुका हूं कि ये दूसरी अभिक्रिया जो होती है वो कौन सी होती है? SN2। आप मुझे बताओ यहां पे प्रतिस्थापन हम किसका करें, Br का करें या F का करें? जल्दी से लाइव चैट में कमेंट करके बताओ। यहां पे नाइट्रोजन का माइनस किसको प्रतिस्थापित करेगा, Br को करेगा या फ्लोरीन को करेगा? चलो SN2 अभिक्रिया होगी, यहां पे नाइट्रोजन का माइनस Br को करेगा या फ्लोरीन को? Br को करेगा। वेरी गुड बेटा, एक बात ध्यान रखना, अच्छा निष्कासन समूह कौन सा है? जो ज्यादा स्थायी होता है। Br माइनस अच्छा निष्कासन समूह है किसकी तुलना में? F माइनस की तुलना में। निष्कासन समूह की निष्कासन क्षमता जो है वो Br माइनस की ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये अधिक स्थायी है, इसीलिए ये ज्यादा अच्छा निष्कासन समूह। तो यहां से कौन निकल जाएगा? यहां से Br माइनस निकल जाएगा। ये Br माइनस निकल गया। इस Br माइनस की जगह कौन आ जाएगा? नाइट्रोजन। चलो ये भी बना देते हैं, तो ये बना देते हैं। तो इसका मतलब क्या बन जाएगा? अब क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, सॉरी यहां पे आ जाएगा, ये बन जाएगा नाइट्रोजन। ये अच्छा, ये Br हट जाएगा, कार्बन लग जाएगा नाइट्रोजन से, तो ये कार्बन CH2 और यहां आ जाएगा F। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? यहां तक समझ में आया? सर En को नहीं बता सकते? नहीं बेटा, En को नहीं। Br माइनस ज्यादा स्थायी होता है। क्यों? क्योंकि Br का आकार बड़ा होता है। ये ज्यादा स्थायी क्यों है? क्योंकि Br का आकार बड़ा है, और जिसका आकार बड़ा होगा माइनस आवेश भी उस पर ही ज्यादा स्थायी होगा। ये ध्यान रखना बेटा। ठीक है, चलो ये हो गया। अब इसके बाद क्या दिया है? चलो ये हो गया। अब इसके बाद क्या दिया है? इसके बाद दे रखा, ये बन गया आपका A, ये A बन गया। अब इसके बाद आपको क्या दे रखा है? NH2 बहुत बढ़िया, NH2 दे रखा है। अब ये NH2 कैसे करेगा ब्रेक? ठीक है, तो देखो NH2 ब्रेक कैसे करता है, इधर ध्यान लगाना। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा है उस पे माइनस आएगा, कार्बन की विद्युत ऋणता कम है उस पे प्लस आएगा, प्लस माइनस। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो NH2 है, इसका लोन पेयर प्लस वाले पर आक्रमण करेगा और यहां से बंध टूट जाएगा। चलो बहुत बढ़िया। इसका मतलब क्या बन गया? यहां पे बन गया ये बेंजीन वलय, ये नाइट्रोजन, ये यहां पे आक्रमण किया ना, तो NH, ये NH2, यहां से बंध टूट गया, तो ये CO, ये N पे माइनस आएगा, माइनस वाला इस हाइड्रोजन के प्लस H प्लस को ले जाएगा तो NH, और फिर आ जाएगा CH2F। यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया? इस वाले लोन पेयर ने इस प्लस पर आक्रमण किया, ये बंध खुल गया। ये बंध जैसे ही खुलेगा नाइट्रोजन पे माइनस आएगा, ये वाला माइनस किसको ले जाएगा? यहां से H प्लस को ले जाएगा। जैसे यहां से H प्लस यहां नाइट्रोजन पे आएगा तो ये हो जाएगा NH, तो ये रहा NH। यहां पे 2 हाइड्रोजन थे, 2 की जगह 1 रह जाएगा, तो 2 की जगह कितना रह गया? 1 रह गया, ये आ जाएगा। अब यहां वाला जो लोन पेयर होगा, ये वाला लोन पेयर, मैंने क्या बोला था? यहां पे प्लस है, यहां पे माइनस है, तो ये लोन पेयर इस पर आक्रमण करेगा, ये नाभिक इस नहीं प्लस पर आक्रमण करेगा, तो यहां से ये वाली वलय निकल जाएगी। तो अब क्या बनेगा? तो अब बनेगा ये बेंजीन वलय, ये NH, यहां पे आ जाएगा, ये नाइट्रोजन यहां लग जाएगा, ये नाइट्रोजन यहां लग गया, ये वलय बन जाएगी।
इस तरह से। अच्छा ये क्या निकल गया, FCH2 NH2, ये निकल गया प्लस FCH2 NH2, एक यौगिक ये बन जाएगा और दूसरा यौगिक ये बन जाएगा। ये आंसर आएगा बेटा, देख लो ये आंसर आ जाएगा। एक बच्चा बोल रहा है इसका नाम हाइड्रोजन है, बिल्कुल इसका नाम हाइड्रोजन है। कहां गया, ये रहा, इसका नाम हाइड्रोजन है। अब बताओ, ठीक है, ये हो जाएगा, ये वाला आंसर आ जाएगा, ये बनेगा और ये बनेगा। ठीक है, चलो ये 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे बताने थे। इसके अलावा बाकी सारे क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। और मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं, अगर आपने मेरी क्लास को ढंग से सुना है तो इसमें से किसी भी क्वेश्चन की कोई औकात नहीं है। सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। बस मैंने जो क्लास में बोला उसको ढंग से सुना होगा और ढंग से अगर नोट कर रखा है तो इन क्वेश्चन की कोई औकात नहीं, सारे बन जाएंगे बेटा। ठीक है, चलो अभी आपको इतने ही करने, इससे आगे के क्वेश्चन हम अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, चलो अब आते हैं चैप्टर पर। चैप्टर की शुरुआत करेंगे। चैप्टर है भैया कार्बोक्सिलिक अम्ल। चलो कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। चलो अब पूरा ध्यान यहां पे देखें, लगाएं। ठीक है, बेटा मैं आपको बोल चुका हूं, अभी आप क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक करें। देखो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मुझे एक ही चीज को बार बार रिपीट मत करवाओ, टाइम की हमारे पास कमी है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपको अभी क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक करने हैं एक्सरसाइज 1 में। 20 के बाद के क्वेश्चन मैं आपको दूंगा अगली क्लास में, तब आपको करने। अभी 1 से 20 तो करो यार, 1 से 20 तो करो अभी जो दिया है। एक बार 1 से 20 करोगे कॉन्फिडेंस आएगा, फिर आगे के क्वेश्चन में क्या करना वो मैं बताऊंगा आपको। एक बार इतना करो, ठीक है। चलिए अब देखो बेटा, आपको एल्डिहाइड कीटोन तो सर ने करवा दिया है ऑलरेडी, ठीक है, तो मैं इस पे अब अपना समय नहीं लगाऊंगा। एल्डिहाइड हो चुका है, कीटोन हो चुका है, इन दोनों की बात हम नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हो चुके हैं, हमारे पास समय कम है। अगर आपको इस पोर्शन में कोई चीज समझ में नहीं आई है तो फिलहाल तो अभी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार जब सिलेबस पूरा कवर हो जाएगा उसके बाद हमारे पास समय रहता है तो मैं इनको आपको जो जो टॉपिक इनमें आपको दिक्कत होगी उनको मैं करवा दूंगा, अगर समय बचता है तो, ठीक है। लेकिन एक बार हम उसको पहले कवर करेंगे जो ज्यादा जरूरी है सिलेबस में, जो हमारा रिमेनिंग पार्ट है उसको हम करेंगे, ठीक है। चलो कार्बोक्सिलिक अम्ल, चलिए सबसे पहले हम इसकी संरचना लिखेंगे। लिखो संरचना, पहले ये बनाओ RCOOH, लिखो RCOOH। ठीक है, चलो इसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहां पे लिखो आप संरचना, लिखो संरचना कैसी होती है संरचना, तो लिखो RCOOH। दैट मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है उसमें एक तो होता है कार्बोनिल समूह, इसको बोलते हैं बेटा कार्बोनिल समूह, और एक होता है यहां पर OH समूह, हाइड्रोक्सिल समूह। कार्बोक्सिल एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड दो समूहों से मिलकर के बना हुआ है, एक तो कार्बोनिल समूह, एक हाइड्रोक्सिल समूह। मतलब कि कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड दो समूहों से मिलकर के बना हुआ है, एक कार्बोनिल समूह और दूसरा हाइड्रोक्सिल समूह। स्पीड बनाए रखें, हाइड्रोक्सिल समूह। जब भी दोनों समूह जुड़े हुए होंगे तो इसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक
एसिड, सबसे पहली बात। अब इसकी संरचना में हम आगे लिखेंगे अनुनादी संरचना, लिखो अनुनादी संरचना। अब इसकी हम बनाएंगे अनुनादी संरचना। अगला हेडिंग लिखो अनुनादी संरचना, अनुनादी संरचना। चलो अनुनादी संरचना बनाए, अनुनादी संरचना। चलो अनुनादी संरचना कैसे बनेगी, तो लिखो RCOOH। बताओ विद्युत ऋणता किसकी ज्यादा, विद्युत ऋणता ऑक्सीजन की ज्यादा, कार्बन की कम। विद्युत ऋणता ऑक्सीजन की ज्यादा होती है, कार्बन की कम होती है। जिसकी विद्युत ऋणता कम होगी और जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होगी, जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होगी वो बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा। तो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा है, वो बंध के इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित कर लेगा। तो संरचना क्या बनेगी, RCOH, O पे माइनस और कार्बन पे प्लस, क्योंकि ये वाला पाई बंध टूट करके ऑक्सीजन पे जाएगा तो ऑक्सीजन पे माइनस, कार्बन पे प्लस। चलो अब बात करते हैं आगे की। ये हो गई पहली संरचना, ये हो गई दूसरी संरचना। अब आगे की बात करते हैं। क्योंकि ये प्लस है तो प्लस वाला एकाकी युग्म के इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करेगा। तो ये प्लस क्या करेगा, एकाकी युग्म के इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा। तो जो एकल बंध था उस एकल बंध में एक और बंध आ जाएगा, तो अब एकल बंध से कितने हो जाएंगे, द्विबंध हो जाएंगे। तो RC ये हो गए द्विबंध। क्यों, क्योंकि ये एकाकी युग्म यहां आ चुका है तो ये बन गया द्विबंध। ऑक्सीजन हाइड्रोजन, नीचे क्या दे रखा है, O पे माइनस, ये माइनस आ गया क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन यहां पर दे दिए हैं। इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से दूर जा रहे हैं, जब भी इलेक्ट्रॉन दूर जाएंगे तो तत्व पर क्या आएगा, प्लस आएगा। इलेक्ट्रॉन जब दूर जाएंगे तो परमाणु पर प्लस आएगा। ये लिख लो। कितनी हो गई कुल संरचना, 3 संरचना हो गई। पहली संरचना, दूसरी संरचना, तीसरी संरचना। यहां तक की बात क्लियर, आगे बढ़ जाए। अरे भैया बातें मत करो, इतनी बातें क्यों कर रहे हो यार, पढ़ाई पे ध्यान दो। चलो अब आगे की बात करते हैं, नोट कर लो यहां तक। चलिए ठीक है, अब यहां पे बात करते हैं वर्गीकरण की। लिखो अगला, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। अब वर्गीकरण में कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है बेटा, ये 2 प्रकार का है। एक एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, एक एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल। एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े। चलो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल और एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल, ध्यान रखना एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल में R समूह कौन होता है, एलिफेटिक, जिसको हम बोलते हैं एल्किल समूह। R समूह कौन सा होता है, एल्किल समूह। R समूह यहां पे क्या होता है, एल्किल समूह। एल्किल समूह का मतलब कौन, मैथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, ETC ETC। ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक के अंदर आएंगे। और एरोमेटिक के अंदर क्या होता है, एल्किल समूह नहीं होता, बेंजीन वलय होती है। यहां पर क्या होती है बेटा, बेंजीन वलय होती है। कैसी है संरचना, तो संरचना ऐसी है, ये रही एरोमेटिक बेंजीन वलय।
नोट कर लो, ये होता है यहाँ पर, ये एरोमेटिक हो गया, ये एलिफेटिक हो गया। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए, चलो बहुत बढ़िया। अब बात करेंगे सामान्य सूत्र की। लिखो सामान्य सूत्र। कार्बोक्सिलिक एसिड का सामान्य सूत्र होता है CnH2nO2। लिखो कार्बोक्सिलिक एसिड का सामान्य सूत्र है CnH2nO2। ठीक है, अगर यहां पर n का वैल्यू 1 है तो फॉर्मूला बन जाएगा C1H2, n का वैल्यू 1, 2 इंटू 1 2 इंटू 1 2 O2। चलो n का वैल्यू अगर 2 है तो C2, 2 इंटू 2 4 O2, और n का वैल्यू अगर 3 है तो C3, 3 इंटू 2 6 O2। ये कुछ फॉर्मूले बन जाएंगे। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड के फॉर्मूले हैं। ठीक है, क्लियर। चलो सामान्य सूत्र के बाद अब लिखो अगला नामकरण। लिखो नामकरण। कार्बोक्सिलिक एसिड का नामकरण। ठीक है, सबसे पहला लिखो HCOOH। लिखो HCOOH। पहले हम लिखेंगे सामान्य नाम, यहां हम लिखेंगे सामान्य नाम, और यहां हम लिखेंगे IUPAC नाम। ठीक है, सामान्य नाम और IUPAC नाम। ठीक है, अरे भैया बस करो यार, कितनी बातें करोगे यार। इसका सामान्य नाम होता है फॉर्मिक एसिड। क्या होता है? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड किस शब्द से बना है? ये बना है फॉर्मिका। और फॉर्मिका शब्द कहां पे इस्तेमाल होता है? लैटिन भाषा में। और लैटिन भाषा में फॉर्मिका का मतलब होता है चींटियां, एंड से। ठीक है, चींटियां होती है ना, तो चींटियों में पाया जाने वाला जो अम्ल होता है वो होता है फॉर्मिक अम्ल। चींटियों को लैटिन भाषा में बोलते हैं फॉर्मिका, और फॉर्मिका से शब्द आया है फॉर्मिक एसिड, तो ये होता है फॉर्मिक एसिड। ठीक है, समझ में आया? आईयूपीसी नाम कैसे लिखेंगे? आईयूपीसी नाम ऐसे लिखते हैं, एल्केनोइक अम्ल, इस रूप में लिखा जाता है। आईयूपीसी नाम लिखा जाता है एल्केनोइक अम्ल के रूप में। मतलब कि अगर यहाँ पे एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए लिखेंगे मैथेनोइक। लिखा है ना एल्केनोइक, एल्क की जगह क्या आएगा? मैथ, तो एल्क की जगह मैथ, मैथेनोइक, एल्केनोइक, मैथेनोइक, एथेनोइक, प्रोपेनोइक, ब्यूटेनोइक, पेंटेनोइक, ऐसे मैथेनोइक अम्ल, ये नाम हो जाएगा। चलिए दूसरे की बात करते हैं। CH3COOH, ये लिखो। CH3COOH, ये लिखो। CH3COOH, ये लिखो। CH3COOH के लिए लिखो, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड आया है लैटिन शब्द एसिटम से। कहां से आया है? लैटिन भाषा के शब्द एसिटम से। और एसिटम का मतलब हमारी भाषा में होता है विनेगर। क्या होता है? विनेगर। मतलब कि हम अपनी भाषा में जिनको चींटियां बोलते हैं, एंट्स, अंग्रेजी में एंट्स बोलते हैं, चींटियां, उनको लैटिन भाषा में फॉर्मिका बोलता है। हम अपनी भाषा में जिसको विनेगर बोलते हैं, विनेगर क्या है? विनेगर होता है एप्पल और अंगूर में पाया जाने वाला एसिड। विनेगर खाने में डालते हैं, पता हो तो आपको, तो ध्यान रखना, हम अपनी भाषा में, हमारी भाषा में जिसको विनेगर बोलते हैं, लैटिन भाषा में उसको क्या बोलते हैं? एसिटम। और एसिटम के कारण आया है शब्द एसिटिक एसिड। तो एप्पल अंगूर में पाया जाने वाला अम्ल एसिटिक एसिड। नंबर 3 यहां पे लिखो, CH3 CH2 CH2 COOH, ये लिखो COOH। ठीक है, इसको बोलते हैं ब्यूटाइरिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं बेटा? ब्यूटाइरिक एसिड।
ब्यूटायरिक एसिड जो आया है ये आया है शब्द ब्यूटायरम, ये भी लैटिन भाषा का है, लैटिन भाषा, ये आया है ब्यूटायरम। ये किस शब्द से आया? ब्यूटायरम। और ब्यूटायरम का मतलब हम अपनी भाषा में बटर, बटर होता है ना, तो बटर में पाया जाने वाला जो एसिड होता है उसको बोलते हैं ब्यूटायरिक एसिड। तो हमारी भाषा में हम जिसको बटर बोलते हैं, रेंसिड बटर, बटर खाने वाला, उसको लैटिन भाषा में ब्यूटायरम बोला जाता है। किसको बोला जाता है? ब्यूटायरम। और ब्यूटायरम से शब्द बना है ब्यूटायरिक एसिड, ये ध्यान रखना। चलो इसका आईयूपीएसी नेम, अगर एक कार्बन है तो मेथेनोइक एसिड, दो कार्बन है तो एथेनोइक एसिड, एथेनोइक अम्ल। तीन कार्बन की जगह कितने हैं? चार कार्बन, तो एक, दो, तीन, चार, चार कार्बन है तो ब्यूटेनोइक, ब्यूटेनोइक एसिड। नोट कर लो बेटा फटाफट, फिर हम और भी बहुत लिखेंगे इसमें, और भी बहुत सारे नाम हैं जिनके हम एक एक करके चर्चा करेंगे। ठीक है, सिरका, बिल्कुल सही, सही जवाब, बिल्कुल। अगर मैं विनेगर की जगह और प्योर हिंदी में लिखना चाहूं तो उसको सिरका बोलते हैं, सिरका डालते हो ना खाने में, बस वही। चलो अब लिखो नंबर 4, नंबर 4 लिखो CH3 CH CH3 COOH। सामान्य भाषा में इसको क्या बोलते हैं? सामान्य भाषा में इसको बोलते हैं आइसोब्यूटायरिक, आइसोब्यूटायरिक, आइसोब्यूटायरिक अम्ल। इसको बेटा हम बोलते हैं आइसोब्यूटायरिक अम्ल। क्या बोलते हैं? आइसोब्यूटायरिक अम्ल। अच्छा, आइसोब्यूटायरिक कैसे? तो अगर आपको याद हो तो CH3 CH CH3, इस समूह को हमने बोला था आइसोप्रोपिल, याद आ रहा है? अगर याद हो तो मैंने आपको बताया था कि अगर 3 कार्बन दे रखे हैं और ये वाला समूह कहीं दिख जाए आपको, ये वाला समूह आपको कहीं दिख जाए तो इसको बोलते हैं आइसोप्रोपिल समूह। अगर 3 कार्बन है और ये समूह कहीं दिख जाए तो इसको बोलते हैं आइसोप्रोपिल। लेकिन मान लो इसी में एक कार्बन में और लगा दूं, मान लो 3 की जगह यहां पर 4 कार्बन हो जाए इस समूह के साथ, तो इसको बोलते हैं आइसोब्यूटाइरिल या आइसोब्यूटिल, आइसोब्यूटिल। तो ध्यान रखना, अगर ये समूह 3 कार्बन वाला है तो इसको बोलेंगे आइसोप्रोपिल। ये समूह अगर 1 2 3 4 4 कार्बन वाला है तो इसको बोलेंगे आइसोब्यूटिल। तो ये रहा 4 कार्बन वाला, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 कार्बन वाला आइसोब्यूटायरिक हो जाएगा। और अगर ये 3 कार्बन वाला होता तो आइसोप्रोपिल होता। चलो इसका आईयूपीसी नाम लिखते हैं। आईयूपीसी नाम कैसे लिखेंगे? पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, 3 कार्बन की ये जो श्रृंखला है इसको बोलते हैं प्रोपेनोइक अम्ल। 3 कार्बन वाले को बोलते हैं प्रोपेनोइक अम्ल। 3 कार्बन वाले एसिड को बोलते हैं प्रोपेनोइक एसिड। और दूसरे कार्बन पर क्या है? मेथिल, तो ये हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपेनोइक एसिड। ये हो जाएगा बेटा आईयूपीसी नाम। ये आईयूपीसी हो गया, ये सामान्य हो गया। क्लियर? चलो अब आगे की बात करते। चौथा हो गया। 4th के बाद अब लिखो 5। 4th के बाद अब लिखेंगे हम 5। ठीक है, अगला लिखो COOH बॉन्ड COOH। ये लिखो COOH बंद COOH। ठीक है, चलो अब बेटा एक बात ध्यान रखना, अगर ध्यान से देखें तो यहां पर 2 COOH आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 2 COOH। ध्यान से देखें तो यहां पर 2 COOH है, और इससे पहले मैंने जो भी एग्जाम्पल लिया उसमें एक COOH था। एक COOH, एक COOH, एक COOH, एक COOH। ये सारे एग्जाम्पल एक COOH के, और ये एग्जाम्पल 2 COOH के हैं। इसी तरह से कहीं पे 3 COOH हो सकते हैं। तो संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर भी कार्बोक्सिलिक एसिड को कुछ भागों में बांटा गया है।
उसमें सबसे पहला आ जाएगा मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल जिसमें एक COOH समूह हो। दूसरा होता है डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल वो है जिसमें 2 COOH हो। इस तरह से एक होता है ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। जिसमें कितने COOH हो? 3 COOH समूह। बेटा समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब ये कौन सा है, जल्दी से बता दो। इसका मतलब इसकी कैटेगरी क्या हो गई? मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड हुई, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हुई, या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड हुई। 2 कार्बोक्सिलिक है तो ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ। क्या हुआ? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो अब पहले मुझे बता दो इसका सामान्य नाम। इसका सामान्य नाम पता है आपको? सामान्य नाम क्या है? ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक एसिड। क्या हो जाएगा? ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है। अच्छा कितने कार्बन है यहाँ पर? 2 कार्बन है। 1 कार्बन 2 कार्बन। 2 कार्बन वाला जब भी होगा तो क्या आएगा? एथेन। क्या आएगा? एथेन। और पहले और दूसरे कार्बन पर क्या है? पहले और दूसरे कार्बन पर डाइओइक अम्ल। पहले और दूसरे कार्बन पर ओइक एसिड, डाइओइक एसिड या डाइओइक अम्ल, ये नाम हो जाएगा। ठीक है। क्लियर? चलो अब आगे की बात करते हैं। नंबर 6 लिखो। नंबर 6। अब मान लो अगर दोनों COOH के बीच में एक CH2 आ जाए। दोनों COOH के बीच में क्या आ जाए? एक CH2 आ जाए तो इसका सामान्य नाम होता है बेटा मेलोनिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं? मेलोनिक एसिड। IUPAC क्या हो जाएगा? 1 2 3। 3 कार्बन है तो प्रोपेन, और पहले और तीसरे कार्बन पर क्या है? ओइक एसिड, तो 1,3 डाइओइक एसिड। ये IUPAC हो जाएगा। नंबर 7 लिखे। ठीक है। मान लो 2 COOH के बीच में एक CH2 ना हो करके 2 CH2 आ जाए तो ये क्या हो जाएगा? सक्सिनिक एसिड। क्या हो जाएगा? सक्सिनिक एसिड। सर ये सारे कॉमन नेम याद रखने हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आपको कॉमन नेम ही याद रखने हैं। IUPAC से ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या है? मैं आपको एक चीज बताता हूं, आपको सुनकर के आश्चर्य होगा। आपको सुनकर आश्चर्य होगा इस सर कैसी बातें कर रहे हैं। IUPAC से ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या है? मेरे ख्याल से इस दुनिया में आपको कोई भी टीचर ये नहीं बोलेगा। हो सकता है शायद मैं अकेला इंसान होऊंगा जो ये बात बोल रहा हूँ जो आपको सुनकर के आश्चर्यचकित कर सकती है कि IUPAC से ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या है? ये है। मुझे नहीं पता कितने टीचर इस बात को बताते हैं क्लास में, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पता है इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है क्योंकि अगर मुझे IUPAC नाम दिया होगा तो उससे तो मैं संरचना बना लूंगा। IUPAC नाम दे रखा होगा तो वहां से तो संरचना बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पूरी दुनिया बना देगी। आप किसी भी बच्चे को आप एक नाम दे दो, उससे वो संरचना बना लेगा, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। लेकिन मान लो बच्चे को अगर फंसाना है, अगर किसी बच्चे को फंसाना है, उसको क्वेश्चन में ट्रैप करना है, तो वो क्या करेगा? वो ये लिख लेगा मेलोनिक एसिड। अब जैसे वो ये लिखेगा ना क्वेश्चन के अंदर, तो अब होगा क्या कि 100 बच्चे हैं तो 100 में से 40 बच्चे तो यहीं फंस जाएंगे। क्यों फंस जाएंगे? क्योंकि वो सोचेंगे कि अरे यार, अब समस्या ये हो गई कि भैया मुझे ये नाम नहीं आता है। तो अगर नाम नहीं आएगा तो 100 में से 40 बच्चे तो यहीं फंस गए, 40 की छटनी हो गई, 40 बच्चे पहले ही कंपटीशन से बाहर, अब बच्चे 60 बच्चे। तो
अब वो 60 बच्चे जो होंगे वो क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जब उनको ये संरचना आएगी तो इस संरचना के आधार पर जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसको बाद में सोल्व करेंगे। ध्यान रखना बेटा, पूछा ये जाएगा, ये नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ये तो पूरी दुनिया को आता है, ये तो हर बच्चा गली गली का बच्चा जानता है कि प्रोपेन मतलब कि 3 कार्बन 1 और 3 पर डाइओइक एसिड है, पूरी दुनिया जानती है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर होगी, जब आपको ये याद रहेगा, तो मेरा तो कहना यह है कि जैसे हमने एसिटेनिलाइड याद किया था, याद है हमने एक शब्द याद किया था एसिटेनिलाइड, मैंने आपको याद करवाया था, क्वेश्चन आता है एसिटेनिलाइड से। एसिटेनिलाइड आईयूपीएसी नाम नहीं है, एसिटेनिलाइड कॉमन नेम है बेटा, क्या है कॉमन नेम। लेकिन अब आप एसिटेनिलाइड का क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं कर सकते, क्योंकि आपको एसिटेनिलाइड आता है। तो क्वेश्चन की नब्ज पकड़नी पड़ेगी बेटा, क्वेश्चन की क्या पकड़नी पड़ेगी, नब्ज। 1 और 2 3, 3 और 1 4, क्वेश्चन की नब्ज पकड़नी पड़ेगी। क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन की नब्ज पकड़नी पड़ेगी हमको, तब जाकर के क्वेश्चन होगा। लिखो ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड, क्वेश्चन ऐसे ही नहीं होगा, लिखो फटाफट ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। चलो अब आठवां, अब इसका ट्रिक भी बताऊंगा, है ना, अब इसका ट्रिक भी बताऊंगा। मान लो COOH के 2 COOH के बीच में 3 CH2 है, कितने 3, तो ये क्या हो जाएगा ग्लूटेरिक, क्या हो जाएगा ग्लूटेरिक एसिड, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये पहला कार्बन पे 1 और 3 4, 4 और 1 5, ये 5वें नंबर पे आएगा, ये हो जाएगा पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड, ठीक है। फटाफट 9th बना लेते हैं। हो सकता है 2 COOH के बीच में 4 CH2 आ जाए, ये हो जाएगा ग्लूटेरिक एडिपिक एसिड। ये कितने कार्बन है, 1 और 4 5 और 1 6, ये हो जाएगा हेक्सेन, मैं फटाफट ये बता देता हूं 1,6, फिर मैं आपको ट्रिक बता दूंगा इसकी, डाइओइक एसिड कैसे याद रखना है, ठीक है। और 9th के बाद 10 आ जाएगा, 2 COOH 7 CH2 2 सॉरी 7 का कर रहा हूं मैं भी, 5 आएगा ना, 5 7 का 5 CH2, तो ये आ जाएगा कितना एडिपिक पाइमेलिक आ जाएगा बेटा, पाइमेलिक एसिड, ठीक है। पाइमेलिक एसिड कितने 5 और 2 7, तो ये हेप्टेन 1,7 डाइओइक एसिड, हेप्टेन 1,7 डाइओइक एसिड, ठीक है। चलो अब मैं आपको इसकी ट्रिक बताता हूं, नोट कर लिया होगा मेरे ख्याल से, फटाफट जल्दी से नोट करो यार, जल्दी नोट करो। इसकी ट्रिक ये है, हाँ बिल्कुल सही लिखा है, एक बच्चे ने लिखा है ओम्सगेप, बिल्कुल सही। इसका ट्रिक क्या है बेटा याद रखने का, वो ट्रिक बता देता हूं मैं आपको, बिल्कुल सही लिखा है आपने। इसको ऐसे ही याद करवाया जाता है कोचिंगों के अंदर और क्लासों में, ऐसे ही याद करवाया जाता है। मतलब कि अगर कोई, मैं आपको ये भी बताता हूं, अगर कोई टीचर ये ट्रिक बता रहा है ना, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हर टीचर यही ट्रिक बताता है और ये ट्रिक बहुत कॉमन है ना, क्योंकि इससे आसानी से याद हो, ओम्सगेप है ना, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कोई टीचर अगर ये ट्रिक बता रहा है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि हर टीचर यही ट्रिक बताता है। तो अब इसका क्या मतलब मैं समझाता हूं। तो 2 COOH के मध्य CH2 की संख्या क्या होगी, तो ये होगा तो 0। मेलोनिक ऑक्जेलिक में 2 COOH के बीच में कितना CH2, 0 CH2। मेलोनिक में 2 COOH के बीच में कितना CH2, एक CH2। सक्सिनिक में 2 COOH के बीच में कितना CH2, 2 CH2। ग्लूटेरिक में 2 COOH के बीच में कितना CH2,
3 बढ़ाते जाओ, 0 1 2 3, एडिपिक में 2 COH के बीच में 4 CH2, पाइमेलिक में 2 COH के बीच में 5 CH2। तो बेटा ऐसे ही याद करते, ऐसे ही याद करते, 2 COH के बीच में कितने CH2 होंगे, तो 0 से स्टार्ट करो, 0 1 2 3 4 5, ऐसे याद करना है। ठीक है, ठीक है भैया। सर आप भगा भगा के लिखा, सर आप भगा भगा के दौड़ा दौड़ा के लिखा रहे हैं। ठीक है भैया, लिख लो, चलो समय दे देता हूं, लिख लो। ठीक है, लिख लो लिख लो लिख लो भैया, लिख लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, भगा भगा के दौड़ा दौड़ा के लिखा रहे हो सर आप तो। सर 10th वाला नहीं लिखा, ये ले भाई 10th वाला लिख ले, ये ले पाइमेलिक लिखवाया बेटा, पाइमेलिक। ठीक है, लिख लो। अरे लिखना क्या है यार, याद हो गया होगा। अरे यार आप लोग भी एक बात बताओ, याद हो गया है ना, बस तो क्या बाद में लिख लेना। ओम्स गैप, ओम्स गैप में ओ से स्टार्ट करो, ऑक्जेलिक, मेलोनिक, सक्सिनिक, ग्लूटेरिक, एडिपिक, पाइमेलिक, और 0 1 2 3 4 5 CH2 की संख्या कितनी होगी, 0। इतना आसान है, कुछ करना ही नहीं है। चलो अब आगे की बात करते हैं। अब लिखो अगला, ये कौन सा था, एग्जाम्पल नंबर 10। अब आएगा 11वां, नंबर 11 लिखो, नंबर 11 लिखो। अब एक एग्जाम्पल ऐसा लेते हैं जिसमें 3 CH2 हो, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड का एग्जाम्पल लेते हैं ना, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, COH, और यहां आ जाएगा 1 मोर COH। चलो इसको लिखो, इसको लिखो। ठीक है, अब यहां पर एक नियम है जो मैं आपको बताता हूं। अब यहां पर एक नियम है जो मैं आपको बताता हूं। अगर आप लोगों ने आईयूपीएसी में एक नियम पढ़ा हो, अगर आप लोगों ने आईयूपीएसी में एक नियम पढ़ा हो कि जब भी 2 से ज्यादा COOH, ये नियम पढ़ा है आपने, जब भी 2 से ज्यादा COOH, फिर रिपीट कर रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनना, जब भी 2 से ज्यादा COOH, जब भी 2 से ज्यादा COOH अचक्रीय श्रृंखला के साथ, जब भी 2 से ज्यादा COOH अचक्रीय श्रृंखला के साथ सीधे जुड़े हुए हों, देखो ये सीधा जुड़ा हुआ है, जब भी 2 से ज्यादा COOH अचक्रीय श्रृंखला के साथ सीधे जुड़े हुए हों, तो हम यहां पर अनुलग्न ओइक अम्ल नहीं लगाते हैं। ये पढ़ा है आप लोगों ने, ओइक एसिड इस्तेमाल नहीं करते, हम इसकी जगह इस्तेमाल करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या इस्तेमाल करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब कि यहां पे अनुलग्न क्या आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ध्यान रखना, ऐसी कंडीशन में ओइक एसिड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड का इस्तेमाल होगा अनुलग्न, कार्बोक्सिलिक एसिड इसका इस्तेमाल होगा। और मुख्य श्रृंखला कौन होगी, और मुख्य श्रृंखला अचक्रीय श्रृंखला ही होगी, मुख्य श्रृंखला अचक्रीय श्रृंखला ही होगी। मतलब कि ये जो अचक्रीय श्रृंखला है इसी को हम क्या बोलते हैं, मुख्य श्रृंखला। तो ये रही आपकी मुख्य श्रृंखला, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, ये अचक्रीय श्रृंखला, ये मुख्य श्रृंखला। कार्बोक्सिलिक एसिड अनुलग्न लगेगा, ओइक एसिड नहीं लगेगा। चलो मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन है, 3 कार्बन, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, तीनों पर क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 2 3 ट्राई ओइक एसिड नहीं लिखना है, 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड लिखना है। समझ में आ गया। चलो सर क्या इसका कोई कॉमन नेम है, हमें याद नहीं रखना है, इसके कॉमन नेम की कोई जरूरत नहीं है, आपको कॉमन नेम केवल उसी के याद रखने हैं जिसके मैं आपको बताऊं। ध्यान रखना बेटा,
ऐसे हजारों कार्बनिक यौगिक हैं जिनके सामान्य नाम उपलब्ध हैं, लेकिन हम हर किसी के सामान्य नाम याद नहीं रखेंगे, अदरवाइज हम पागल हो जाएंगे। तो हमें पागल नहीं होना है, हमें स्मार्ट वर्क करना है, गधा मजदूरी नहीं करनी। तो ध्यान रखना, कॉमन नेम उनके याद रखने हैं जिनके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका ना तो कभी कोई कॉमन नेम आया है, ना होता है, और ना ही इसका कभी पूछा जाएगा, क्योंकि इसका कोई कॉमन नेम हम नहीं लिखते। तो अगर किसी के दिमाग में आ रहा है सर कॉमन नेम क्या, कोई कॉमन नेम नहीं लिखना, जिसका मैं बता रहा हूं उसी का लिखना। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। नंबर 12, ठीक है। अब नंबर 12 क्या है? नंबर 12 ये लिखो, नंबर 12 में भी अब हमको एक नियम है वो ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? नंबर 12 में भी एक नियम है वो हमको ध्यान रखना है। नियम बोलता है कि फिर से वही बात, यदि COOH किसी वलय से सीधा जुड़ा हुआ हो, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, यदि COOH किसी वलय से सीधा जुड़ा हुआ हो तो यहां पर भी COOH के लिए अनुलग्न ओइक अम्ल का इस्तेमाल नहीं करते, यहां पर भी ओइक एसिड नहीं यूज करेंगे। यदि COOH किसी वलय से सीधा जुड़ा हुआ है तो ओइक एसिड यूज नहीं करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करेंगे। और यहां पे मुख्य श्रृंखला क्या होगी? मुख्य श्रृंखला वलय होगी। कौन सी होगी? वलय होगी। मतलब कि यहां पे मुख्य श्रृंखला कौन सी हो जाएगी? मुख्य श्रृंखला हो जाएगी ये वलय। तो 1 2 3 4 5 6 ये वलय हो गई। वलय में कितने कार्बन है? 6 कार्बन है, तो हो जाएगा हेक्सेन। लेकिन क्या साइक्लिक है? बिल्कुल साइक्लिक है। तो यहां पे आ जाएगा प्राथमिक पूर्व लग्न साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। आप 1 नहीं भी लगाना चाहे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप बिना 1 लगाए भी कार्बोक्सिलिक एसिड लिख सकते हैं। यहां पर 1 अगर नहीं भी लगाएंगे तो क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगर आप यहां पर 1 नहीं भी लगाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, सही हो जाएगा। ठीक है, चलो नंबर 13 लिखो। अब लिखेंगे हम कुछ एरोमेटिक यौगिकों के नामकरण। लिखो, फिर से यहां पर वही नियम लगेगा। अभी सर ने थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर वलय के साथ COOH डायरेक्ट जुड़ा हुआ हो, वलय के साथ COOH डायरेक्ट जुड़ा हुआ हो तो ओइक एसिड का इस्तेमाल नहीं करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। मतलब किसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजीन और कार्बोक्सिलिक, बेंजीन कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये हो जाएगा इसका नाम। इतना नोट कर लो। लेकिन 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 यहां पर एक ट्विस्ट है। लेकिन यहां पर क्या है बेटा? एक ट्विस्ट है। पता है ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट ये है कि यहां पर बेंजोइक एसिड, बेंजोइक ओइक एसिड, इस वाले नाम को भी IUPAC के अंदर स्वीकार कर लिया गया है। सर क्या बातें कर रहे हो? कभी आप बोलते हो कि कार्बोक्सिलिक एसिड लिखना है, अब आप बोल रहे हो ओइक एसिड लगाना है। समस्या क्या है आपके साथ? आप दिमागी तौर पे संतुलित तो हैं? पागल वागल तो नहीं हो गए हो आप? नहीं बेटा, मैं बिल्कुल पागल नहीं हुआ हूं, मैं पूरा होश और आवाज में बात कर रहा हूं। मुद्दे की बात यह है बेटा, मैं आपको बताता हूं। बात यह है कि संपूर्ण IUPAC में केवल एक अकेला यही ऐसा कंपाउंड है जिसके लिए बेंजीन के पीछे ओइक अम्ल वाले नाम को IUPAC के अंदर स्वीकार कर लिया गया है। मेरी बात समझ में आ रही है? केवल एक अकेला यही ऐसा यौगिक है
जिसमें बेंजीन के पीछे ओइक अम्ल मतलब बेंजोइक एसिड वाले नाम को आईयूपीएसी में भी स्वीकार कर लिया गया है, जबकि ये पता है हमें कि ये नियम के अनुसार नहीं है, फिर भी इसको स्वीकार कर लिया गया है। तो ये ध्यान रखना, इसमें आप केवल एक अकेला ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें बेंजीन वलय से COH सीधा जुड़ा हुआ हो, लेकिन यहां पर हम कार्बोक्सिलिक के साथ साथ ओइक अम्ल का भी इस्तेमाल करते हैं। स्टार बना दो, इसको कंफ्यूज नहीं होना है, स्टार बना देना। ये अकेला एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें ओइक एसिड को हम यूज करते हैं। ठीक है, चलो अब आते हैं नंबर 14। नंबर 14 लिखो। COH लिखो। बट वाई सर, अरे तो मैं उसी का तो जवाब दे रहा हूं। देखो ये अंशिका द्विवेदी, यार एक बात बताओ, अंशिका तुमसे मेरा एक क्वेश्चन है। अंशिका द्विवेदी ने पूछा बट वाई सर। बेटा तुमसे मेरा एक क्वेश्चन है अंशिका, ठीक है, मुझे जरा ये बात बताओ कि तुम ढंग से सुनते उनते नहीं हो क्या, ये बताओ है? अंशिका मुझे जवाब देगी, क्या तू ढंग से सुनती उनती नहीं है? हैं? अभी मैंने ये बात बोली बेटा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये बात बोली कि नियम कायदे कानून से तो आंसर ये सही है, लेकिन एक अकेला ऐसा व्यक्ति है जिसको आईयूपीएसी ने नियम के विरुद्ध होने के बावजूद भी स्वीकार कर लिया है, क्योंकि ये पहले से बेंजोइक एसिड चला हुआ आ रहा है, तो इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया, इसको वैसा का वैसा स्वीकार कर लिया गया है। तो अब आईयूपीएसी ने स्वीकार कर लिया है, तो आपको कोई समस्या है क्या? है कोई समस्या है? ये बताओ, आपको कोई समस्या है? भैया आईयूपीएसी है, सर्वे सर्वा, बॉस इज ऑलवेज राइट। पता है आपको, एक स्टेटमेंट होता है, आपको पता है? आपको ये वर्ड, आपने लाइन सुनी है क्या? बॉस इज ऑलवेज राइट, ये सुना है क्या आपने? चाहे बॉस गलत भी बोल रहा हो, लेकिन उसका गलत भी क्या है? सही। वो गलत ही बोल रहा हो, लेकिन फिर भी बॉस ने अगर बोल दिया, मतलब कि हमको मानना है बॉस इज ऑलवेज राइट। बॉस इज ऑलवेज राइट, इसका मतलब अगर बॉस ने बोल दिया, स्वीकार करना है तो करना है। अब चाहे उसमें कोई लॉजिक हो चाहे ना हो, चाहे उसमें कोई कॉन्सेप्ट हो ना हो, अब गुरुजी ने हमको बोल दिया, मतलब करना है तो करना है। यहां पे बॉस कौन है? आईयूपीएसी। बॉस कौन है बेटा यहाँ पे? आईयूपीएसी। अब बॉस ने बोल दिया तो बोल दिया, अब चाहे वो गलत हो तो हो, उसने बोल दिया करना है तो करना है बस। ठीक है, चलो अब आगे की बात करेंगे। फटाफट इसको फिनिश करते हैं ताकि कल हम निर्माण की विधि पढ़ेंगे। आज मैं बस नामकरण तक ही पढ़ाऊंगा। जल्दी से मुझे बता दो, बेंजीन में ये किस किस पोजीशन पर है? 1-2 पर। किस पर है? 1-2। जब भी समूह 1-2 पर लगे हुए हों तो इसको ऑर्थो स्थिति बोलते हैं, पता है ना आपको? जब भी दो समूह 1-3 पर लगे हुए हों तो इसको मेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटा। और जब भी समूह 1-4 पर हो तो इसको पेरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरा। मतलब कि ये ऑर्थो पर लगे हुए हैं दोनों समूह, तो इनको बोलते हैं 1-2 या ऑर्थो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा बेंजीन 1-2। अब बताओ मुझे, यहां पे मैं डाइओइक एसिड लिखूं या डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लिखूं? लाइव चैट में कमेंट करके बताओ, यहां पे अनुलग्न क्या लगाया जाए? कार्बोक्सिलिक एसिड लगाया जाए या ओइक एसिड लगाया जाए? देखता हूं कितने लोग मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हैं। मेरा गला सूखने आ गया भैया, तुमको समझाते समझाते। हाँ, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, ये एक अकेला ऐसा व्यक्ति है, ये एक अकेला ऐसा व्यक्ति है जिसके लिए ओइक अम्ल को स्वीकार कर लिया गया है। बाकी कहीं पर भी ओइक अम्ल को स्वीकार नहीं किया गया है, मतलब कि हम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड यही लिखेंगे, डाइओइक एसिड नहीं लिखेंगे। समझ में आ गया? चलो
नंबर, अच्छा इसका सामान्य नाम जरूर याद रखना, इसका सामान्य नाम पूछा जाएगा, सामान्य नाम से ही पूछा जाएगा, ये सामान्य नाम से ही पूछा जाएगा, आईयूपीएसी नाम से नहीं पूछा जाएगा। और अगर आपको इसकी स्पेलिंग लिखनी है तो फतेलिक एसिड, फतेलिक नहीं नालायक, थेलिक एसिड, पीएच यहां पर साइलेंट है, साइलेंट है यहां पर, जो कि वायलेंट हो चुका है, साइलेंट है ये, फतेलिक एसिड नहीं थेलिक एसिड है बेटा, ये साइलेंट है वहां पर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, COOH, COOH। अब किस पर आ रहा, 13 मतलब कि मेटा, 13 मतलब कि मेटा, तो ये क्या हो जाएगा, बेंजीन। 13 स्टार कर लेना, इसको स्टार कर लेना भाई, इसको स्टार कर लेना, थैलिक एसिड, थैलिक एसिड स्टार कर लेना, बेंजीन 13 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका सामान्य नाम क्या है, इसको बोलते हैं आइसोथेलिक एसिड, आइसोफतेलिक नहीं, आइसोथेलिक एसिड। अरे फतेलिक कोई मत बोलना, इसको हम बोलते हैं आइसोथेलिक एसिड। आइसोथेलिक एसिड, ठीक है, फतेलिक नहीं है ये, स्टार कर लेना, आइसोथेलिक एसिड, ठीक है। और 16 लिखें, पैरा वाला, ऑर्थो वाला हो गया, मेटा वाला हो गया, और इसमें लास्ट आता है पैरा वाला। पैरा मतलब कि 1 2 3 4, तो बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसको हम बोलते हैं सामान्य भाषा में टरथेलिक एसिड। कई लोग अपनी क्लास में टरफथेलिक लिखवाते हैं, जो कि सरासर नाइंसाफी और बहुत ही कूड़ा है ये, इस कूड़े को याद नहीं रखना है, टीचर लिखवाते हैं अपनी क्लास में बेटा, कई टीचर अपनी क्लास में इसको टरफथेलिक लिखवाते हैं, ध्यान रखना वो एक तरह का कूड़ा है, कचरा है, इस कचरे को दिमाग में नहीं रखना है, आपको चुपचाप टरथेलिक एसिड याद रखना है, ठीक है, ध्यान रखना, जो कि सरासर इसके साथ क्या है, नाइंसाफी। इसके नाम को बिगाड़ने का हमको बिल्कुल अधिकार नहीं है, इसके नाम को बिगाड़ने का हमें बिल्कुल अधिकार नहीं है, समझ में आ गया। चलिए ये हो गई आज की कहानी फिनिश, और पढ़ना है तो बताइए, और पढ़ लेते हैं, ठीक है। होमवर्क मैंने आपको बता ही दिया, क्लियर, ठीक है। हाँ, जिस भी सर ने लिखवाया है ये नहीं लिखना है, मैं यहां पर लिख रहा हूं, सुनहरे शब्दों में मैं लिख रहा हूं गलत है, मैं यहां पर सुनहरे गोल्डन वर्ड्स में लिख रहा हूं ये गलत है, टरफथेलिक एसिड कुछ होता ही नहीं है, सरासर नाइंसाफी है, अगर किसी का नाम हम बिगाड़ रहे हैं तो इसका अधिकार हमें बिल्कुल नहीं दिया, ठीक है, ध्यान रखना, टीचर तक यहां पे गलत लिखते हैं, ये गलत है, ठीक है, टरथेलिक एसिड है, ध्यान रखना, ठीक है। चले अब या आगे पढ़ाई करनी बताओ, आगे अगर पढ़ाई करनी तो करवा देते हैं, आगे वैसे मैं तो लेके आया हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक लास्ट चीज मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा, एक लास्ट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, अब मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, बस मैं आपको ये बताना चाहता हूं, बस इसको देख लो यार, बस एक लास्ट टॉपिक देख लो बेटा, इससे ज्यादा मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, लास्ट टॉपिक देख लो प्लीज। मैंने रिएक्शन लिखवाई थी अभी,
ये रिएक्शन लिखवाइए, लिखवाइए। बस मैं आपको लास्ट जाते जाते इसकी क्रियाविधि बताना चाहता हूं, क्योंकि बेटा इसकी क्रियाविधि बहुत शानदार है, आपको मतलब सीखनी चाहिए। मेरा मानना है कि इसकी क्रियाविधि आपको सीखनी चाहिए। इसकी क्रियाविधि बहुत ही बेहतरीन है बेटा, आप इसकी क्रियाविधि जरूर सीख लें, मेरा मानना है। इसकी क्रियाविधि देख लें बस, उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। इसका जल अपघटन करवाते हैं, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले तो इसकी संरचना हमको आनी चाहिए, क्योंकि पानी जो है वो H+ और OH- में टूटेगा, तो यहां पे नाभिक स्नेही जो है Nu-, नाभिक स्नेही जो है, ये नाभिक स्नेही आक्रमण करेगा इलेक्ट्रॉन स्नेही पर। यहां पर मैं आपको एक बहुत ही जबरदस्त चीज बताने वाला हूं, ये बन जाएगा, एक बहुत ही जबरदस्त चीज पढ़ने वाले हम यहां पे। ये C-H+ पे लग जाएगा तो CH बन जाएगा, बन जाएगा। अब क्या बच गया? OH-, क्या बच गया? OH-। ये OH- जा करके लग जाएगा इस कार्बन पे, तो ये वाला पाई बंद चला जाएगा प्लस की तरफ, तो ये क्या बन जाएगा? RN⸤CHOH। यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया? अब देखो, एक जोरदार चीज यहां पर आप नोटिस करिए, ये एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें अगर आप गौर करेंगे तो कार्बन ही यहां पर नाभिक स्नेही है और कार्बन ही यहां पर इलेक्ट्रॉन स्नेही है। मतलब कि यहां पर कार्बन परमाणु दोनों की भांति कार्य कर रहा है, इलेक्ट्रॉन स्नेही की भांति भी कार्य कर रहा है। बेटा बहुत जबरदस्त क्रियाविधि है इसकी, और यही यहां पर नाभिक स्नेही की भांति भी कार्य कर रहा है। देखो, कार्बन पे माइनस नाभिक स्नेही की तरह भी कार्य कर रहा है, और देखो ये जो माइनस वाला, ये जो नाभिक स्नेही है, ये नाभिक स्नेही यहां पर कार्बन पर, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही बन गया, तो यहां पर ये क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन स्नेही कार्बन, और यहां पर कार्बन क्या है? नाभिक स्नेही। मतलब कि एक ही क्रियाविधि में एक पद में ये नाभिक स्नेही है और दूसरे पद में ये इलेक्ट्रॉन स्नेही है ना जबरदस्त क्रियाविधि। आप क्रियाविधि देखो कितनी जबरदस्त है। मतलब आपको अगर कोई पूछ ले क्या कोई ऐसी क्रियाविधि है जिसमें एक ही परमाणु, उसी में एक स्टेप में नाभिक स्नेही, अगली स्टेप में इलेक्ट्रॉन स्नेही, तो भैया एक में नाभिक स्नेही, अगले में इलेक्ट्रॉन स्नेही। अब क्या करेंगे? अब यहां पर हम फिर से पानी का अणु लेके आएंगे। क्या लेके आएंगे? पानी का अणु। एक पानी का अणु यहां आ चुका है, क्रियाविधि में कितने पानी के अणु है? 2। एक पानी का अणु आ चुका है, अब दूसरा पानी का अणु आएगा H2, दूसरा पानी का अणु आएगा। समझ में आया? अब ये पानी का अणु फिर से वही H+ OH- जाएगा। क्या होगा? अब देखो, अब क्या होगा? अब फिर से ये OH- देखो नाभिक स्नेही, अब ये देखो ये नाभिक स्नेही, तो यहां पर ये नाभिक स्नेही किस पर आक्रमण करेगा? इस कार्बन पर आक्रमण करेगा। ये वाला बंद कहां चला जाएगा? नाइट्रोजन पर। तो ये क्या बन जाएगा? देखो, तो यहां से बन जाएगा RN पे माइनस, कार्बन OH, हाइड्रोजन OH। समझ में आया? और माइनस पे कौन लग जाएगा? माइनस जा करके लग जाएगा H+ से, तो ये क्या बन गया? तो ये बन गया RNHCOH, ये बन गया भैया। यहां तक की क्रियाविधि समझ में आई? यहां तक की क्रियाविधि समझ में आई? क्लियर? बस खत्म होने वाला है, फिनिश। अब इससे ज्यादा मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, बस। ये यौगिक बन चुका है। देखो यौगिक क्या बन चुका है? यौगिक बन चुका है RNHCOH, RNHCOH, ये बन चुका है। एक बात ध्यान रखना, एक परमाणु पर कभी भी 2 OH समूह स्थायी नहीं होते।
क्योंकि एकाकी युग्म के मध्य प्रतिकर्षण होता है। एक कार्बन एक परमाणु पर कभी भी बेटा 2 OH स्थायी नहीं होते, क्योंकि इनके एकाकी युग्म के बीच में क्या होता है, एकाकी युग्म के बीच में प्रतिकर्षण होता है। और प्रतिकर्षण के कारण यहां पे क्या निकल जाएगा, यहां से पानी निकल जाएगा, यहां से OH H निकल जाएगा, तो क्या बनेगा, पानी निकल जाएगा तो RNH। ठीक है, क्या बन जाएगा, देखो पानी कैसे निकलेगा वो भी बताता हूं मैं आपको कैसे निकलेगा। तो ये लोन पेयर जाएगा, ये लोन पेयर जाएगा, यहां से ये निकल जाएगा, पानी क्या निकलेगा, मतलब कि एमीन समूह निकल जाएगा, पानी नहीं एमीन समूह। तो यहां से क्या बन गया, देखो RNH माइनस प्लस क्या बन गया, COH H, और ये आ गया डबल बॉन्ड OH प्लस। यहां से ये जो माइनस होगा वो इस H प्लस को ले जाएगा, तो ये बन गया RNH2 प्लस, ये आ गया HCOOH। इस तरह से एमीन और फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर, यहां तक की बात क्लियर, यहां तक की बात क्लियर। क्योंकि एक परमाणु पर 2 OH समूह स्थायी नहीं है, लोन पेयर का प्रतिकर्षण लगता है, इसीलिए ये बंध टूट जाएगा, लोन पेयर आएंगे, यहां से निकल जाता है, तो RNH माइनस, और ये क्या आ जाएगा ऑक्सीजन पे प्लस, तो यहाँ पे प्लस आएगा, ये वाला H प्लस निकलेगा, माइनस से लग जाएगा, तो RNH2 HCOOH ये आ जाएगा। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। होमवर्क के क्वेश्चन मैंने आपको बता ही दिए, आप होमवर्क के क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन सारे बन जाएंगे। अब आपको मैं जैसे जैसे बताता जाऊं वैसे वैसे आप मॉड्यूल के क्वेश्चन आप कर लेना। ठीक है, क्लियर, चलिए समझ में आ रहा है आपको, 2 मिनट, समझ में आ रहा है आपको सब्जेक्ट। ठीक है, चलिए तो बच्चों आज के लिए इतना ही। होमवर्क बता दिया क्या करना है, मिलते हैं अगली क्लास में, बेस्ट ऑफ लक।